हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एम केमिस्ट्री में। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसका थर्ड पार्ट, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स का। ठीक है। तो जिन्होंने भी मेरे दो वीडियोस पहले इस सीरीज़ के नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा। ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट एसिडिक एसिड इज। तो आपको यहाँ से मोस्ट एसिडिक एसिड बताना है। तो उसके लिए जो इसका आंसर होगा वो मैं आपको बता दूँ। इसका आंसर है फर्स्ट आंसर। ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसका आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट ही है, मोस्ट एसिडिक एसिड। जब आपको एसिडिक एसिड के बारे में जब भी बताना होता है ना, तो आपको करना क्या होता है कि आपको देखना है कि जब भी कोई एसिड है तो वो हाइड्रोजन एटम को रिलीज करेगा। और जब वो हाइड्रोजन एटम को रिलीज करेगा तो क्या बनेगा, वहाँ पे एक COO नेगेटिव आयन बनेगा। तो नेगेटिव आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक आपका एसिड होगा। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस किया जाएगा बाई माइनस आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने भी ज़्यादा अटैच होंगे वही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो जी, ये जो वाला कार्बन है COH, इसके जो सबसे पहले नंबर पे कार्बन लगा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। सो दिस इज द अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे आप देखो 3 क्लोरीन एटम अटैच है। इसी तरीके से इस अल्फा कार्बन पे आपके क्या है, 2 क्लोरीन एटम अटैच है। थर्ड ऑप्शन में आपके सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम अटैच्ड है और लास्ट वाले में कोई भी आपका क्लोरीन एटम अटैच नहीं है। तो देखो जितने ज़्यादा क्लोरीन एटम अटैच होंगे तो जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो होगा। जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। 3 आपके हेलोजन एटम्स अटैच होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस होते हैं, उनको नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो जितना ज़्यादा मोलिक्यूल जो है माइनस नेगेटिव आयन वाला H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा आपका कंपाउंड क्या हो जाता है, एसिड। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका है एक्सरे एनालिसिस ऑफ सॉलिड एल्केन C16 एंड अबव इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन ए जिगजैग लाइन एंड अल्टरनेट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन वर्टिकल लाइन, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन ए रिंग। तो देखो ये कहता है कि अगर आपके पास कार्बन नंबर 16 है या फिर उससे ज़्यादा है तो एक्सरे एनालिसिस हमें ये बताता है कि मोलिक्यूल जो है उस मोलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है या फिर जिगजैग लाइन में प्रेजेंट है या फिर वो वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है। तो या फिर वो बॉन्ड है वो एक रिंग की फॉर्म में आपके बने हुए हैं। तो आपको यहाँ से इसका जो आंसर है वो है सेकंड आंसर करेक्ट, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं वो जिगजैग लाइन में प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कार्बन नंबर 16 है और 16 से अबोव अगर है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The chain initiation step in the halogenation reaction of alkanes with different halogens is fastest in the case of, आपको बताना है कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में से सबसे ज़्यादा हेलोजिनेशन रिएक्शंस अगर एल्केन की कराई जाए तो किसमें सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। तो आप देखो हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन की अगर हम बात करें तो ये कौन सी रिएक्शन देती है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स कौन सा मैकेनिज्म शो करते हैं, तो ये आपका मैकेनिज्म शो होता है यहाँ से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, मैंने आपको लास्ट जो सीरीज हमारी चली हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन कब शो करती हैं, जब आपके पास आप रिएक्शन में क्या करते हो, हीट देते हो। ठीक है, हीट देते हो या फिर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो जब आप देखो लाइट डालते हो तो आपके पास एक तो F2 मोलिक्यूल है, दूसरा Cl2 मोलिक्यूल है, तीसरा आयोडीन है और चौथा आपका ब्रोमीन है। तो आप देखो जैसे आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हो, सपोज ये फ्लोरीन है, इस तरीके से फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन का साइज उससे भी बड़ा होता है और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये आपका फ्लोरीन एटम है। ओके, और ये नीचे वाला जो है आपका आयोडीन है। तो आप देखो F2 मोलिक्यूल और I2 मोलिक्यूल में एक डिफरेंस है। I2 मोलिक्यूल जो है उसमें दो बड़े बड़े आयोडीन मोलिक्यूल आपस में अटैच्ड है। ठीक है, और F2 में क्या है, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स आपस में एटम्स आपके अटैच हैं। तो ये इस मोलिक्यूल को तोड़ना ज़्यादा इजी हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से
ये जो जो छोटे छोटे एटम्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इनके बीच की जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और ये बॉन्ड जल्दी वीक हो जाएगा। और जितना ज़्यादा जल्दी बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड्स ब्रेकिंग होगी, उतनी जल्दी न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। और हेलोजनेशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसमें होगी, F2 में। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो F2 में सबसे ज़्यादा होगा। वैसे होना देखा जाए तो आयोडीन में होना चाहिए, क्योंकि बड़े साइज के एटम्स आपस में अटैच है, तो हीटिंग से क्या होगा कि इनकी ज़्यादा बॉन्ड को ब्रेक होना चाहिए था। क्योंकि आपको पता है जितना साइज बड़ा होता जाता है तो मोलिक्यूल में बॉन्ड जो है वो वीक होते जाते हैं। लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से F2 मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, और ये हेलोजनेशन रिएक्शंस एल्केन की बहुत फास्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो जितने भी क्वेश्चंस इस सीरीज में हम करने वाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये आरपीएससी 2011 में जो पेपर हुआ था वहीं से मैंने लिए। देखो लास्ट पेपर में जो भाई क्वेश्चंस लिए थे वो टेक्निकल असिस्टेंट से भी थे, और एसीएफ का जो पेपर होता है वहाँ से भी लिए थे, और आरपीएससी में जो 2022 में पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चंस थे। तो अब मैंने 2022 का करा दिया, उसके बाद मैं अभी ये वाला जो करा रही हूँ ये 2011 का करा रही हूँ। तो आप एक थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि 2011 में जो क्वेश्चंस आ रहे थे और 2022 में आ रहे हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे 2011 में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन 2022 में हुआ था तो वो मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया पैटर्न। पैटर्न चेंज का मतलब ये है कि वहाँ पे एसेसन रीजन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लेकिन 2011 में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी आप देखेंगे। तो आरपीएससी ने अपना काफ़ी चेंज किया है पैटर्न में, और कुछ लेवल में भी कुछ इंक्रीज किया है, तो वो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप आपको बताना, देखो एलाइल ग्रुप जब भी होता है ना तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड में होगा, और उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं बात करूँ तो ये जो कार्बन है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 क्यों है, क्योंकि आप देखो ये कार्बन से चार बॉन्ड जुड़े, दो हाइड्रोजन इधर से इस कार्बन से और ये इधर से, तो ये चार बॉन्ड से कनेक्ट है, इसलिए sp3 हो गया। यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो 1 2 3 ये वाला कौन सा हो गया, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो गया, सेकंड नंबर वाला। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और ये भी आपका अगेन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो आपको जब भी एलाइल ग्रुप देखना हो तो एलाइल ग्रुप में क्या होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, एक कार्बन कार्बन जो है उनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन एटम होगा वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है तो वो आपका क्या होता है, एलाइल ग्रुप हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला होगा, थर्ड वन। क्योंकि ऊपर वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें दोनों ही कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। सेकंड ऑप्शन में क्या है कि ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो है CH2CH ये दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। थर्ड वन CH3 sp3 है, लेकिन जो ये कनेक्ट है, ये ग्रुप जो कनेक्ट है उसमें ये sp2 से है, तो डायरेक्टली जो CH2 से नेक्स्ट कार्बन आइटम होता है वो sp3 से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये sp3 हो गया, ये sp2 हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, लेकिन आपको मॉलिक्यूल में जो देखना चाहिए वो sp3 से, ये यहीं से थर्ड नंबर पे कनेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज द नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। आप देखेंगे C5H10 जो है वो एक एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है CnH2n होता है, तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बना के देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो C होगा। पॉसिबल जितने भी आपके इस फॉर्मूले से बनते हैं वो आप बना के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द ट्रेड नेम। आपको बताना है कि फायर एक्सटिंग्विशर में हम CCl4 मतलब कार्बन क्लोराइड की CCl4 का यूज करते हैं, और इस CCl4 का जो है वो ट्रेड नेम क्या है, मतलब ट्रेड नेम का मतलब ये मार्केट में किस नाम से बिकता है, तो वो है आपका पायरीन के नाम से ये बिकता है। किस नाम से बिकता है, पायरीन के नाम से। नेक्स्ट पे चलते हैं, द रिएक्शन ऑफ इथाइल हैलाइड विद एक्वस कास्टिक सोडा इज एन एग्जांपल ऑफ। आपको बताना है इथाइल हैलाइड, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इथाइल हैलाइड है ये हेलो एल्केन है आपकी, इसकी रिएक्शन करानी है एक्वस कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा कुछ नहीं होता, सिंपल आपका जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड
उसी को इसने क्या बोला है, कास्टिक सोडा बोला है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वस फॉर्म में लेना है, तो आपको पता है जब एक्वस फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लेते हैं तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, और OH में नेगेटिव चार्ज, ये आयंस में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो OH पे नेगेटिव चार्ज आपके आ जाता है, तो OH नेगेटिव चार्ज है। और इथाइल हैलाइड अगर हम बात करें C2, ये है आपका C2H5। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, आप थोड़ा सा राइटिंग ऐसे बोलते, बाकी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए कि बताने क्या जा रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखो C2H5OH है, तो ये वाला जो मोलिक्यूल है, जैसे ही ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपके मोलिक्यूल पे, और C2H5 जो आपका इथाइल ग्रुप है उस पर आपका क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव आयन, ये कहाँ पे अटैक करेगा, आपका C2H5 पे। ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, आप देखोगे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे C2H5OH की जगह पे यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सॉरी इथाइल हैलाइड है, सॉरी 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 बाय मिस्टेक, यहाँ पे आपका OH नहीं है ये वाला, यहाँ पे इथाइल हैलाइड है। तो हैलाइड के लिए आपको कोई भी हेलोजन अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे हेलोजन के लिए मैंने X लगा दिया है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5। ठीक है, C2H5OH यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ से NaX या NaCl या NaBr या Na जो भी आप यहाँ पे लेंगे वो आपका बनेगा। तो रिएक्शन में हो क्या रहा है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है। यहाँ पे जो है ये X ग्रुप यहाँ से रिमूव हो रहा है लिविंग ग्रुप की तरह, तो OH अटैच हो रहा है, दैट मीन सब्सटीट्यूशन है। और सब्सटीट्यूशन कौन कर रहा है, रिएजेंट कौन है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो OH नेगेटिव, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आइडोफोम इज मेनली यूज्ड एज, तो ये आप सबको पता है आइडोफोम किस लिए यूज किया जाता है, एक एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह एंटीसेप्टिक की यूज ये किया जाता है। ठीक है, एनाल्जेसिक्स जो होते हैं जो आपका क्या करते हैं, दर्द को जो कम करते हैं। एनेस्थेटिक जो आपके मतलब सर्जरी के टाइम पे आपको बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीपायरेटिक आपके टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एल्काइंस ऐड ऑन हाइड्रोजन ऑन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट। आपको बताना है एल्काइन है, और एल्काइन पे आपको लिंडलर कैटलिस्ट का यूज करना है। तो सबसे पहले और इसमें हाइड्रोजनेशन कराना है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, आपका हाइड्रोजन को ऐड करना होता है। और लिंडलर कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए, लिंडलर कैटलिस्ट जो है आपका, जब तक आपको लिंडलर कैटलिस्ट का नहीं पता चलेगा तो आप कैसे ही कोई रिएक्शन कराओगे। तो सबसे पहले लिंडलर कैटलिस्ट में पैलेडियम होता है यहाँ पे। ठीक है, एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ठीक है, एक मेटल होती है पैलेडियम, और इसकी रिएक्शन हम पैलेडियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है यहाँ CO3, और ये वाला जो है, ये वाली जो है इसको क्यूनोलिन की प्रेजेंस में गिरा दें। क्या लिया जाता है यहाँ पे, क्यूनोलिन। अब क्यूनोलिन का काम क्या है यहाँ पे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्यूनोलिन की प्रेजेंस में ये रिएजेंट को लिया जाता है। देखो क्यूनोलिन का काम क्या है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है एल्काइंस। अब देखो एल्काइंस में क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो होता है एल्काइंस, आपको पता है एल्केन होती है, एल्कीन और एल्काइंस। एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और उसके बाद जो एल्केन आपकी है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एल्काइंस में हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, आपने बहुत सारा एडिशन सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो आपका डायरेक्टली क्या बन जाएगा, एल्काइन से एल्केन बन जाएगा। लेकिन आपके आंसर में आप देखो क्या है, सिस एल्कीन, एल्केन्स, ट्रांस एल्कीन्स और एल्केन्स। तो आपको क्या करना है, लिंडलर कैटलिस्ट होता है, नहीं एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है जो क्यूनोलिन के प्रेजेंस में होता है। तो क्यूनोलिन का काम क्या है यहाँ पे,
जो एल्काइंस है उसको एल्केन नहीं बनने देता, ये सिर्फ किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्काइंस को एल्कीन्स में कन्वर्ट करता है। स्पेसिफिक रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट एल्काइंस इनटू एल्कीन दैट इज लिंडर कैटलिस्ट। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान देखना है, क्विनोलिन का काम तो मैंने बता दिया कि ये एल्केन में कन्वर्ट नहीं होने देता, सिर्फ आपको एल्कीन तक ही डिसाइड करना होता है। कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एडिशन होता है, और वो एडिशन कौन सा होता है, आपका सिन एडिशन होता है। ठीक है, एडिशन कौन सा होगा, सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन क्या होता है कि जब आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो मॉलिक्यूल में, तो उसके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड के एक ही साइड में आपके हाइड्रोजन एटम कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसी साइड में आपका हाइड्रोजन एटम है वो कनेक्ट हो जाएगा कार्बन के, और इसी डबल ट्रिपल बॉन्ड के एक ही साइड में, ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, दोनों ही आपके हाइड्रोजन एटम है वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। और आपको पता है डबल बॉन्ड के एक ही साइड में बल्कि ग्रुप या फिर आपका जो भी होता है बल्कि ग्रुप ना होके, या फिर सेम जो प्रायोरिटी ऑर्डर के जो एटम्स होते हैं वो एक ही साइड में होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। अगर आपका मॉलिक्यूल में है तो उसको हम बोलेंगे सिस एल्कीन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिस, क्योंकि एडिशन क्या हुआ है यहाँ पे, सिन एडिशन हुआ है। सिन एडिशन का मतलब डबल बॉन्ड के एक ही साइड में आपके हाइड्रोजन एटम जो कनेक्ट हुए हैं वो एक ही साइड से कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिस एल्कीन। तो अब आगे से हमें इसका थोड़ा ट्रिक बनाना हो याद करने के लिए, तो हम कैसे बना सकते हैं, अगर आपके पास एल्काइन या एल्कीन है और हाइड्रोजन एटम को ऐड कर रहे हो आप, मतलब हाइड्रोजनेशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडर कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, लिंडर कैटलिस्ट हमेशा ही आपके क्या बनाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा, और एल्कीन कौन सी होगी, हमेशा सिस एल्कीन होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन टू गिव। आपके पास एल्कीन है, उसकी रिएक्शन आपको करानी है कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन। देखिए ये है आपके पास डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन। कहने का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, KMnO4 दिया हुआ है। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी आप एल्कीन में पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड कराते हो तो वहाँ से आपका डाइवोल बनता है, मतलब आपके डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड के दोनों ही साइड में आपका क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन एटम में, सपोज आपके पास ये वाली एल्कीन C डबल बॉन्ड C है यहाँ पे, और इसको मैं अटैच कर देती हूँ यहाँ पे CH3 से। ये आपका CH3 हो गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड C, और ये एल्कीन हो गई आपकी, यहाँ पे CS को सपोर्ट करो आप, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 होती है। ठीक है, उसमें आप ऐड करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ से। पोटेशियम परमैंगनेट का काम क्या होता है कि यहाँ पे OH को कनेक्ट कर देना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, और यहाँ भी आपका क्या ऐड हो जाएगा, OH एटम कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका OH। बात करने के लिए H। ठीक है, और दूसरा अगर हम कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन परमैंगनेट लेते हैं तो यहाँ से आपका क्या बन जाता है, एक डायोल बनेगा, और डायोल अगर डबल बॉन्ड के एक ही साइड में अगर होता है, सिन एडिशन होता है, तो क्या बन जाता है, सिस एल्कीन आपकी बन, सिस डाइपोल आपका बन जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1A सिस 1,2 डाइओल। उसके बाद है एल्काइन रिएक्ट्स विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस विद एसिड्स गिव्स। आपको बताना है कि एल्काइंस है, एल्काइन का मतलब होता है आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, रिएक्शन आपको ओजोन से करानी है, मतलब O3 से करानी है, और ओजोनाइड बनता है। जब ओजोनाइड बनेगा उसका हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन मिलेगा। ठीक है, और इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। यू हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन योर रिएजेंट। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन आप क्या कराओगे, ओजोन की कराओगे, O3 मॉलिक्यूल
अब O3 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ओजोनाइड आपका बनता है। ओजोनाइड कैसे बनेगा, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी जगह पे आपका कार्बन कार्बन जो है इसमें इस तरीके से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नीचे की तरफ 1 कार्बन पे, इसी तरीके से दूसरे के पास आपकी ऑक्सीजन एटम कनेक्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ ही आपका क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये इस तरीके से ये एक ओजोनाइड बन जाता है। ठीक है, और ओजोनाइड अगर बनेगा यहाँ पे आप कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ओजोनाइड बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन से ये नीचे की तरफ भी कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस अगर हम करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं ऐसे, और आपका क्या बन जाता है, COOH वाला ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं वो आपके आईपीएससी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन रिएक्ट्स विद CH-Cl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव। आपको बताना है कि बेंजीन है आपके पास मॉलिक्यूल में, CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म है और एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन करानी है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप बेंजीन की रिएक्शन CH-Cl3 मतलब क्लोरोफॉर्म की एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब भी कराते हैं तो आपकी वो रिएक्शन कौन सी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन भी हो जाता है और एसाइलेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आपकी जो रिएक्शन जो यहाँ पे बनेगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ट्राइफिनाइल मीथेन। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। मीथेन है तो कार्बन से कनेक्ट होगा यहाँ से, यहाँ पे इस तरीके से एक फिनाइल ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, मैं PH से ड्रॉ कर रही हूँ, आप यहाँ पे बेंजीन भी बना सकते हैं, C6H5 जो कि आपका फिनाइल ग्रुप होता है, इसी तरीके से PH। ओके, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, इसी मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन। तो यही आपका क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन हो जाती है तो आपका ट्राइफिनाइल बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ग्रुप इज मेनली एम डायरेक्टिंग। एम डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, मैटर डायरेक्टिंग जो होता है। तो आपको पता है मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जिन भी मॉलिक्यूल के पास या जिन भी ग्रुप ऑफ एटम्स के पास, जैसे OH ग्रुप है, OR ग्रुप है, NH2 है, तो OH में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, OR में भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और NH2 पे भी लोन पेयर है। ठीक है, तो ये लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, मतलब लोन पेयर जो है वो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। ठीक है, उसी वजह से क्या होता है कि एक ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है, लेकिन जो आपका COH ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, जो कि आपका माइनस आई इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। दूसरा सल्फोनाइल ग्रुप है और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप है, जितने भी हैं ये माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं और जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, मैटर डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कराना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो कराना ही है आपको, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब एक आपके पास बेंजीन है, ठीक है, मैं रिंग बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से आपके पास एक तो बेंजीन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ये कि ये इस तरीके से मैंने सबके जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर दिए। बेंजीन है आप हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद ये अलग टोल्यून है हमारे पास और बेंजल्डिहाइड है हमारे पास और उसके बाद बेंजोनाइट्राइड है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करने वाला है। तो हमें देखना है रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई कहाँ है। देखो ये तो बेंजीन है, सिंपल हो गया। उसके बाद CH3 ग्रुप अटैच है टोल्यून में, तो ये क्या है, ये जो CH3 ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी साइड खींचता नहीं है, ये डोनेट करता है बेंजीन रिंग में। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है। दूसरा CHO ग्रुप है और CN ग्रुप है, ये दोनों ही आपके क्या है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, ये आपका -R इफेक्ट शो करते हैं। तो जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। दूसरा ये मेटल डायरेक्टिंग भी होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में मिलेगी, टोल्यूइन के केस में मिलेगी। तो यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका टोल्यूइन। टोल्यूइन में सिंपल क्या था कि CH3 ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में हाई हो जाती है और आपका इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूशन है वो हाई हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन मतलब आपके पास हाइड्रोकार्बन तो होना चाहिए लेकिन पॉलीन्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर्सिस और ट्रांस को हम, क्योंकि वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं तो रोटेशन से हम उनको क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही वाला होगा, सेकेंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर इजीली कन्वर्टेबल बाय रोटेशन। ये बिल्कुल गलत बात है। ए कन्फर्मेशन ऑफ वन ब्यूटेन इज रेडिली चेंज टू अनदर, ये बिल्कुल सही बात है कि जो एक कन्फर्मेशन है वन ब्यूटेन का वो दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। कि कन्फर्मेशन टू बीच नॉट रेडिली चेंज टू अनदर, टू ब्यूटेन का नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए वो भी नहीं होगा। तो इसका रॉन्ग आंसर वो हो जाएगा जो टू है। उसके बाद है नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका नेम बताना है आपको। आप देखेंगे कि कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों ही साइड से सेम ही बात है, ठीक है। और एक फर्स्ट पोजीशन में कार्बन नंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये A1 और ये अगर मैं 2 की बात करूँ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 नंबर और ये आपका 6। तो 6 नंबर की कार्बन आइटम की चेन है आपका सेकंड पोजीशन पे, और एक आपका आपका हो गया फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। और 2 और 6 पे आप ये तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं, सॉरी ये तो आपकी चेन में ही इंक्लूड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 हेक्साडाइन, ठीक है। दो आपके क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा पीछे, दो की वजह से डाइवर्ट लगा, और 6 कार्बन आइटम की चेंज है, दैट वाइज हेक्साडाइन। तो करेक्ट आंसर इज 2,4 हेक्साडाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी आपके नेमिंग के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, जो कि आपकी क्लास 11 की NCERT है, उसमें जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट दिया है, एजुकेशन नोमेनक्लेचर, वहीं से क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो सेशन था मेरा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज था उसका थर्ड पार्ट था। सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप लाइक शेयर